आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। अदालती तारीख के अहम तरीन केस में आज एक ही अदालत के जज के सामने कॉलीग जज ना सिर्फ पेश हुए बल्कि बेंच पर भी एतराज उठा दिया। डिग्री तनाज़े केस में बार काउंसिल के रेगुलेटर के बाद आज खुद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए मोहलत मांगी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच में बैठने पर एतराज उठा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच में आज की समाअत के दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने हल्फिया बयान देते हुए कहा है कि मैं कुरान पाक पर हाथ रखकर अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि मेरी डिग्री असली है। यूनिवर्सिटी ने यह नहीं कहा कि डिग्री जाली है, बल्कि उन्होंने इशू नहीं की थी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने बेंच पर एतराज करते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस साहब, मुझे आपके बेंच पर एतमाद नहीं। अगर केस सुनना है तो किसी और बेंच को भिजवा दीजिए। ये मुफादात का टकराव है। आप इस केस में मेरे खिलाफ नहीं बैठ सकते। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने एतराज उठाया कि कोवरंट की रिट कभी भी डिवीजन बेंच नहीं सुनता, सिंगल बेंच सुनता है। आपने मुझे अदालती काम से भी रोक दिया, जो अदालती तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। इस तरह तो किसी चपड़ासी को भी काम से नहीं रोका जाता। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने यह एतराज भी उठाया कि कत्ल केस में भी 7 दिन बाद फर्द जुर्म आयद होती है, लेकिन आपने सिर्फ 3 दिन का नोटिस दे दिया। अगर ये अदालती नजीर कायम कर देंगे तो इसके तबाहकुन असरात मुरत्तब होंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अदालत से इस्तदा की कि मुझे जुमेरात को नोटिस मिला, नोटिस के साथ पिटीशन की कॉपी तक नहीं। 34 साल पुराना केस है, मुझे पिटीशन की कॉपी मिलने के लिए वक्त दीजिए। आप भी जज हैं, मैं भी जज हूं, और मैंने आपके खिलाफ पिटीशन फाइल कर रखी थी। देयरफॉर द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मगर अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के एतराजात को मुस्तरद करते हुए कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत 18 दिसंबर को तलब कर लिया है और पिटीशन समेत तमाम मुतल्लका दस्तावेजात जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को फराहम करने की हदायत जारी कर दी हैं। करीबन 1 साल पहले शुरू होने वाले इस केस में 9 दिसंबर की समाअत के दौरान उस वक्त अहम मोड़ सामने आया कि जब अदालत ने सिर्फ 3 दिन के अंदर जस्टिस तारिक जहांगीरी को अपना जवाब जमा करवाने का नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर कराची की यूनिवर्सिटी से LLB की मुबैयना जाली डिग्री का इल्जाम आयद किया गया था। यह केस इससे पहले सिंध हाई कोर्ट और इसी से जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जा पहुंचा था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उनके खिलाफ मुबैयना जाली डिग्री रेफरेंस पर फैसला आने तक अदालती काम से भी रोक दिया था। मगर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस जहांगीरी को अदालती काम जारी रखने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर भी एक करार दिया था कि जस्टिस तारिक जहांगीरी की मुबैयना इनवैलिड डिग्री का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही काबिल समाअत है। मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने ही साथी जज के खिलाफ केस सुनने का इख्तियार रखती है। इसी समाअत में मियां दाऊद एडवोकेट के वकील ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल देते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि आइन के आर्टिकल 193 के तहत हाई कोर्ट जज के लिए वकील होना लाजिम है। मलिक असद अली केस में 1998 से तय है कि हाई कोर्ट के जज के खिलाफ उसी हाई कोर्ट में पिटीशन काबिल समाअत है या नहीं। हम कोवरेंटो की रिट में पूछ रहे हैं कि आप वकील या जज बनने के अहल नहीं थे। इस बात को तूल देने की बजाय जस्टिस तारिक जहांगीरी आकर खुद बता दें कि उनकी डिग्री असल है या जाली है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि कोवरेंटो की रिट अदालत उस शख्स के खिलाफ जारी करती है कि जो बगैर कानूनी इख्तियार या अहलियत के किसी सरकारी ओहदे पर फायज हो। कोवरेंटो की इस रिट पर दलाइल देते हुए दरख्वास्त गुजार के वकील ने मजीद कहा कि आर्टिकल 209 जज के ओहदे का हल्फ उठाने के बाद लगने वाले इल्जाम से मुतल्लिक है और कराची यूनिवर्सिटी के लेटर में यह कहा गया है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली है। कराची यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर इम्तिहानात ने तस्दीक की है कि लेटर दुरुस्त है और लेटर में कहा गया है कि जज की डिग्री फेक है। जस्टिस तारिक जहांगीरी जज तो दूर, वकील बनने के लिए भी क्वालिफाई नहीं करते थे और जज पर इल्जाम सच्चा हो या झूठा, बारे सबूत उन पर है कि वो ये साबित करें कि डिग्री असली है। इसी समाअत में दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्लामाबाद बार के फरीक बनने पर भी एतराज उठाया और इसी समाअत में इस्लामाबाद बार के वकील अहमद हसन ने दरख्वास्त गुजार पर एतराज उठाते हुए ये कहा कि इस केस में दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है और अगर ये समझते हैं कि उन्हें कोई इशू है तो उनको बार काउंसिल जाना चाहिए। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए 10 साल वकालत का तजर्बा रखना जरूरी है और वकालत का लाइसेंस देना बार काउंसिल का काम है। इसलिए इस मामले को बार काउंसिल को ही देखना चाहिए और अगर जस्टिस जहांगीरी की वकील बनने की क्वालिफिकेशन में कोई सुकम है तो मुतबादिल फोरम मौजूद है।
जस्टिस तारिक जहांगीरी के जज बनने के लिए जुडिशल कमीशन का नोटिफिकेशन भी मौजूद है। जिस जज के खिलाफ केस है वो पहले वकील रहे, फिर जज बने और जज की डिग्री और दीगर मामलात का फैसला बार काउंसिल करती है। और अगर डिग्री सही ना हो तो मामला अदालत नहीं, बार काउंसिल लेकर जाना होता है। इस्लामाबाद बार के वकील ने केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत पर एतराज उठाते हुए यह कहा कि यह केस इस अदालत के दायरे इख्तियार में ही नहीं आता, जबकि जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ कोई दरख्वास्त बार काउंसिल को दी ही नहीं गई। बार काउंसिल के वकील के दलाइल पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने सवाल उठाया। तो आप कह रहे हैं कि अदालत इस केस में तहम्मुल का मुजाहिरा करे। इस पर वकील डिस्ट्रिक्ट बार ने मौकफ अपनाया। अदालत फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट या फिर फैसला दे ही नहीं सकती। अदालत से इस्तदा है कि अपने ही साथी जज को मातहत ना समझा जाए। गुज़िश्ता समाअत पर नाजरीन इस्लामाबाद बार और बार काउंसिल के नुमाइंदों के दलाइल मुकम्मल हुए थे। बार काउंसिल के मेंबर राजा अलीम अब्बासी ने भी इस केस की चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की समाअत की मुखालिफत की थी और यह मौकफ अपनाया था कि आर्टिकल 209 की मौजूदगी में यह ट्रेंड अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुंचाएगा। बेहतर है कि यह केस किसी और बेंच को भेज दिया जाए। और अगर हाई कोर्ट का एक जज अपने ही साथी जज के खिलाफ इस तरह समाअत करेगा तो निजाम धर्म भरम हो जाएगा और अगर ये नजीर कायम हो गई तो कल किसी को भी रोका नहीं जा सकेगा। मगर इस गुज़िश्ता समाअत पर अदालती मुआवन बैरिस्टर जफरुल्लाह ने केस की काबिल समाअत होने की हमायत की थी और कराची यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि इस्लामिया कॉलेज ने तारिक जहांगीरी को अजनबी यानी कि स्ट्रेंजर करार दिया है। मगर आज की समाअत में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने खुद अदालत में पेश होकर हल्फिया बयान जमा करवाया है कि उनकी डिग्री असली है, अहम मामला है। और इस अहम तरीन केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की मुबैना जाली डिग्री के खिलाफ पहली शिकायत जुलाई 2023 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाई गई थी और फिर एक दरख्वास्त रवां बरस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर कर दी गई थी और इस दरख्वास्त में उनकी तकर्री को चैलेंज कर दिया गया था। फिर एक गैर मामूली पेशरफ सितंबर में उस वक्त देखने में आई कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इसी बेंच ने मियां दाऊद एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत के बाद तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया और इस हुक्म में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती फराइज सर अंजाम देने से रोक दिया। जस्टिस जहांगीरी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को मुअत्तल करते हुए जस्टिस जहांगीरी को काम करने की इजाजत दे दी थी। अहम तरीन इस केस में अब पहला मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस 2 रुकनी बेंच के इख्तियार समाअत का है। वकला और बार काउंसिल्स हाई कोर्ट के इस इख्तियार पर सवाल उठा रही हैं। साथ ही एतराज भी अहम है कि हाई कोर्ट के जजेस ही अपने ही कॉलीग जजेस के खिलाफ केस समाअत कर सकते हैं और जस्टिस जहांगीरी के अदालत में पेश होकर डिग्री असली होने के हल्फिया बयान के बाद क्या जस्टिस जहांगीरी को कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं, या फिर यह केस अपनी नौयत में अपनी मिसाल आप होगा और अदालत की आइंदा की तारीख के लिए एक नजीर बनेगा। वाज़ेह रहे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद के 3 इंतखाबी हलकों से मुतालिक इंतखाबी उज़रदारी केस की समाअत कर रहे थे। इस्लामाबाद के तीनों हलकों के फॉर्म 45 भी तलब किए थे। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर के जरिए जस्टिस जहांगीरी पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल को तब्दील कर दिया था। बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस जहांगीरी का ट्राइब्यूनल बहाल भी कर दिया था, मगर 4 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस जहांगीरी को इलेक्शन ट्राइब्यूनल इस्लामाबाद की सरबराही से हटा दिया था और कौमी असम्बली के इन तीनों हलकों से मुतालिक इंतखाबी उज़रदारियां इलेक्शन ट्राइब्यूनल रावलपिंडी को मुंतकिल कर दी गई थी। 20 सितंबर को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इख्तियारात और इकदामात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, उनके ट्रांसफर को भी चैलेंज किया था। फिर 5 जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ अलग अलग दरख्वास्तें दायर की थी और इसमें मौकफ अपनाया था कि जज को काम से रोकने की दरख्वास्त हाई कोर्ट में काबिल समाअत नहीं, जज को सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत काम से रोका जा सकता है। 5 जजेस ने अपनी दरख्वास्त में ये इस्तदा की कि चीफ जस्टिस इंतजामी इख्तियारात से जजेस के अदालती इख्तियारात खत्म नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस चलते मुकदमा दूसरे बेंचेस को मुंतकिल भी नहीं कर सकते और चीफ जस्टिस दस्तयाब जजेस को रोस्टर से भी नहीं निकाल सकते। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ भी अपनाया गया था कि आर्टिकल 202 के तहत बने रूल्स के तहत ही चीफ जस्टिस बेंच तश्कील दे सकते हैं, जबकि मास्टर ऑफ द रोस्टर का नजरिया सुप्रीम कोर्ट खुद कलअदम करार दे चुकी है। छोटा सा वक्फा, वी गोना बी राइट बैक। पाकिस्तान के मुंतखब साबिक वज़ीर आज़म का गुज़िश्ता 2 साल से तारुफ कैदी नंबर 804 है, जबकि एक हफ्ते कबल उन्हें कौमी सलामती के लिए खतरा जहनी मरीज खुद पसंद के अलकाबात से भी नवाजा गया। इस कैदी के खिलाफ
गद्दारी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की तैयारियां भी की जा रही हैं, मगर बैनुल-अक़वामी मीडिया तसलसल से कैदी नंबर 804 को दिन में 22 घंटे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने, खानदान से मुलाकातों का सिलसिला खत्म करने और ज़हनी अजियत देने को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दे रहा है। आज हुकूमत वक्त ने रिस्पॉन्ड किया है। एक बार फिर हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात के खिलाफ एक और चार्जशीट पेश कर दी गई है। हुकूमत ने बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ को तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी जैसी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में खड़ा कर दिया है। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं। तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर अकाउंट्स फेक हैं। इनको सपोर्ट करने वाली ऐसी बैरूनी मुल्क कंपनियों के अकाउंट्स भी हैं कि जो कभी TTP और कभी इजराइल के लिए ट्रेंड्स बनाती हैं। बहुत देर से सोशल मीडिया पर जो एक सिलेक्टिव नैरेटिव्स और खास किस्म का प्रोपेगेंडा जो है उसके लिए इस्तेमाल करती है। चंद कंपनीज को वो ट्रेंड और वो हैशटैग्स की बोली लगाकर बेचे जाते हैं, पर मैसेज उसके पैसे वसूल किए जाते हैं। कितने ऐसे अकाउंट्स हैं जो PTI के लिए ट्रेंड बनाते हैं और वो पाकिस्तान से बाहर से ऐसे ममालिक भी ऑपरेट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के दुश्मन समझे जाते हैं। ऐसे अकाउंट्स भी हैं वो इसी मैकेनिज्म से BLA को भी कई सपोर्ट करते हैं, कोई TTP को करते हैं, कोई इसराइल को करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जिन ममालिक से ऑपरेट हो रहा है उन्हें भी हम लिख कर भेज सकें कि इन पर कार्रवाई की जाए। तलाल चौधरी का कहना था कि तहरीक इंसाफ काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया को मुंतखब बयानियों की तरवीज के लिए इस्तेमाल कर रही है और वो ऐसे हैशटैग्स और ट्रेंड्स इस्तेमाल करते हैं कि जो ऑर्गेनिक नहीं हैं बल्कि पैसे देकर खरीदे जाते हैं। तहरीक इंसाफ के बाज़ अकाउंट्स दुश्मन ममालिक से ऑपरेट होते हैं। ताहम शेयर की गई मालूमात के मुताबिक अपने सेल की मुसलसल निगरानी में दिन में 22 घंटे कैद तन्हाई में गुजार रहे हैं। उन्हें नफसियाती तौर पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान के बेटे कासिम के इंटरव्यू का हवाला देते हुए लिखा है कि अडियाला में 1 दर्जन कैदी हेपेटाइटिस से मर चुके हैं। जेल के सुपरिंटेंडेंट का इसरार है कि किसी को भी मुतअद्दी बीमारी लाहक हो तो वो दूसरे कैदियों से अलग थलग ही रहता है। जबकि इमरान खान की साबिक अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक इलॉन मस्क से मुतालबा किया है कि वो जेल में कैद उनके साबिक शोहर से मुतल्लिक पोस्टों की मुबैना तौर पर महदूद की जाने वाली रसाई को फौरी तौर पर ख़त्म करें। जमायमा गोल्डस्मिथ का ये कहना है कि उन्हें मजबूत शवाहिद की बुनियाद पर यह यकीन है कि एक्स का एल्गोरिदम इमरान खान की सेहत, कैद और उनके बच्चों से मुलाकात के मुतालिक पोस्ट को दानिस्ता तौर पर कम लोगों तक पहुंचा रहा है। जमायमा गोल्डस्मिथ ने इलॉन मस्क की से आज़ादी इजहार से मुतालिक दावों का हवाला देते हुए कहा है कि सियासी आरा को दबाया जाना इन ऐलानात के मुनाफी है। जमायमा के मुताबिक फराहम करदा मालूमात से पता चलता है कि 2025 में उनकी पोस्ट की रसाई में 97% तक कमी वाक़ई हुई। मई में पाकिस्तान में एक्स पर पाबंदी खत्म होने के बाद एक पोस्ट को 40 लाख व्यूज़ मिले, लेकिन उसके फौरन बाद उनकी पोस्ट की रसाई तकरीबन ख़त्म हो गई। ताहम गुज़िश्ता कई घंटों से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल है कि जिसके बारे में अलीमा खानम का यह दावा है कि वो पुरानी है मगर फेक नहीं है। हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, पानी फेंक देते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। अलीमा खानम अभी भी इसरार कर रही हैं कि कल एक बार फिर वो अडियाला जाएंगी। हमारा एक दिन है मुलाकात का और वो मंगल का दिन है और हम हर मंगल अपने आइन और कानून के अंदर रह के हम वहाँ जाएंगे। आप अगर मुलाकात ना उन्हें दें, फैमिली ना मिले, इमरान खान को कैद तन्हाई में डालें, इंटरनेशनल लॉ कहता है कि आप 5 दिन या कोई कहता है 15 दिन से ज़्यादा आप किसी को कैद तन्हाई में रखो तो उसको टॉर्चर कंसिडर किया जाता है। इमरान खान कैद तन्हाई में 2 महीने से हैं। हमें कबूल नहीं है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला जाए। ताहम तहरीक इंसाफ एक और बार तहरीक चलाने का इरादा भी रखती है और ये भी ऐलान कर रही है कि सुहेल अफरीदी की हुकूमत का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अगर हम इस दफा जाएंगे तो या कफन में वापस आएंगे और या आजादी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। जैसी ही क़ियादत की तरफ से हुक्म मिलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब की तरफ से जिम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई साहब को दी है कि अगर डायलॉग करनी है तो अचकज़ई साहब ने करनी है, अगर कॉल देनी है तो अचकज़ई साहब ने देना है। और जिस दिन हमें हुक्म मिलेगा, चाहे डी चौक का हो, चाहे अडियाला का हो या कहीं और का हो, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई तंजीम, सूबाई हुकूमत
और इसके सारे विंग्स अपनी क़ियादत को मायूस नहीं करेंगे। सुहेल अफरीदी की हुकूमत का हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है। जिस दिन किसी ने ये कोशिश की गवर्नर राज की, तो आपने इंतजार नहीं करना। आप रात हो या दिन हो, आपने गवर्नर हाउस का घेराव करना है। कैदी नंबर 804 इस वक्त अलकादे ट्रस्ट केस में 14 साल की सजा काट रहे हैं। वो 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत पर भी हैं, जबकि तोशाखाना 2 केस आखिरी मरहले में है, लेकिन अभी समातें फॉर सम रीजन बंद हैं। इतलात हैं कि साबिक DGISI फैज हमीद इमरान खान के खिलाफ शवाहिद के साथ वादामाग गवाह बन सकते हैं। ये इंकशाफ एक ऐसे सियासतदान ने दिया है कि जिनकी गुज़िश्ता दिनों में तमाम खबरें दुरुस्त साबित हुई हैं। सेनेटर फैसल वाड़ा का यह कहना है कि फैज हमीद अब इमरान खान के खिलाफ शवाहिद के साथ गवाही देने जा रहे हैं कि बतौर वजीर आजम उनको क्या अहकामात मिलते रहे, और खास तौर पर 9 मई के हवाले से। इमरान खान साहब को जिधर पहुंचाना था, जिस समय रोक रहा था, उधर पहुंचा दिया। आज PTI में, असली PTI में मातम का दिन है। अब अल्लाह की जात तो कर सकती है, दुनियावी, कानूनी और इंसानी तौर पे वापसी अब मुमकिन नहीं है। और इस शिकंजे के अंदर इमरान खान साहब बिल्कुल आ गए हैं, समेत PTI के, समेत इंसाफ के कलम चलाने वालों के, समेत PTI के लोग। फैज हमीद इमरान खान के खिलाफ वादामाग गवाह बनेंगे। फैज हमीद अब इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई समेत गवाही भी देंगे और एविडेंस भी दे रहे हैं। तो उसके बाद 9 मई के केस के अंदर नफी हो जाएंगे, शिकंजा इमरान खान साहब के इर्द गिर्द आ जाएगा। ताज्जुब की बात है, पिछले 4 दिनों से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तवात्तर से बयानात, एक्स पे पोस्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि जनरल बाजवा भी किस तरह को एडर और अबेटर थे इस सारे मामले के अंदर। लेकिन बहरहा खबर यही मौसूल हो रही है बार बार कि जनरल बाजवा के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनाया जाएगा। अब चाहे जजेस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, हत्ता कि सहाफ़ी क्यों ना हों, लेकिन उनका एहतसाब तो ज़रूर किया जाएगा इफ़ दे सीम टू बी लिंक्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद फैज़ हमीद एंड व्हाटएवर ही वाज एस्पायरिंग फॉर, बट नॉट जनरल बाजवा। अब क्या इमरान खान के लिए मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश बाकी है? एज ऑफ राइट नाउ कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत ने एहतजाज के दौरान पुरतशद्दद रवैया इख्तियार करने वालों से आड़े हाथों निमटने का फैसला भी कर लिया है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक इमलाक को नुकसान पहुंचाने और पुरतशद्दद मुजाहरे करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज पुलिस ऑर्डर एक्ट पंजाब असेंबली में पेश किया गया है कि जिसके तहत पुरतशद्दद एहतजाज करने वालों को सजाएं तो होंगी, लेकिन उन्हें साथ ही नुकसान का अजाला भी करना होगा। पंजाब असेंबली के हालिया इजलास में पेश किए गए बिल के तहत पुरतशद्दद एहतजाज करने वालों से निमटने के लिए राइट मैनेजमेंट यूनिट कायम किया जाएगा। क्या इस बिल की मंजूरी के बाद सियासी जमातों की जानिब से किए जाने वाले तमाम एहतजाज पुरतशद्दद एहतजाज के जुमरे में आएंगे? बात करते हैं हमारे साथ तमाम सबूतों, एविडेंस के बावजूद भी कोई वाज़ेह पॉलिसी ना देने वाली हुकूमत के नुमाइंदे, मुआविन खसूसी वज़ीर आज़म हुज़ैफ़ा रहमान मौजूद हैं, और वकील, साबिक वकील बानी PTI फैसल चौधरी भी हमारा साथ दे रहे हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हुज़ैफ़ा, आपसे आगाज़ करूंगी, फरमाई दीजिएगा कि हमने पिछले 2 हफ्ते में देखा है कि इमरान खान को नार्सिसिस्ट, खुद पसंद, सिक्योरिटी रिस्क के साथ साथ जो अलकाबात नवाजे गए, आपकी हुकूमत ने अभी तक इसके ऊपर कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ली। राना सनाउल्लाह साहब से भी हमने बात की, उन्होंने कहा अभी लेंगे, इदारा हमें शवाहिद फराहम करेगा, लेकिन बीच में फैज़ हमीद की कन्विक्शन आ गई 14 साल की, उसमें भी हमें बताया गया कि अब इस हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान साहब को भी लेके जाया जा सकता है। 9 मई के हवाले से जो गठजोड़ और मजीद शवाहिद जो हैं वो ट्रायल में आगे जाके फिर इकट्ठे किए जाएंगे। बट एज ऑफ राइट नाउ हम ये देख रहे हैं सर कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन आपकी हुकूमत चार्जशीट जरूर कर रही है। पिछले हफ्ते पंजाब असेंबली से रेजोल्यूशन आई, इस बार हुकूमत वक्त बता रही है एक और चार्जशीट देते हुए कि तहरीक इंसाफ, तहरीक तालिबान और बलोच लिबरेशन आर्मी जैसी दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त में शामिल होती है। तो ये सारा कुछ अगर आपके पास मौजूद है तो आप कदम उठाने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया मेहर बुखारी साहिबा। एक तो ये बदकिस्मती है कि अगर किसी के मुतालिक आप कोई राय कायम कर लें या आपकी अपनी एक ओपिनियन हो कि मेरे बारे में राय गलत है और आप कोशिश भी ना करें उस राय को तब्दील करने की, यही सूरत हाल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, अगर उनके मुतालिक जो है वो समझते हैं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ जी। मुझे अगर आप मुझे बात करने का मौका देंगी तो मैं उसी पर आ रहा हूँ। एक बदकिस्मती है कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाने से पहले जो उनके बारे में मुझ समेत उनके सियासी मुखालफिन ने कहा, उनने वज़ीर आला बनकर मनोन उसको साबित किया, राय तब्दील करने के लिए उन्हें कोई इक़दामात नहीं किए।
जो परसों कल उन्होंने तकरीर की, कल या परसों उन्होंने कहा कि हम कफन बांध कर आएंगे, ये कोई सियासी जमात की तकारीर होती नहीं है। अब आपका सवाल ये है कि अब तक हम अगर इतना सब कुछ है, हम ये समझते हैं कि किसी सियासी जमात का अस्करी विंग जिस तरह बिहेव करते हैं वैसे बिहेव कर रहे हैं, अब तक हमने पाबंदी क्यों नहीं लगाई? देखिए, हम खुद सियासतदान हैं, किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना बड़ा सख्त फैसला होता है, बड़ा कठिन फैसला होता है। और हमारी हद तकुल विसा कोशिश थी कि 9 मई 2023 के बाद ये पाबंदी लग जानी चाहिए थी, लेकिन हमने नहीं लगाई। उसके बाद इन्होंने जो कुछ किया, 26 नवंबर 2024 के बाद ये पाबंदी लग जानी चाहिए थी, हमने नहीं लगाई। हालांकि शारह दस्तूर पर आप बंदूक बरदार को ले आएँ, जत्थों को लेकर आएँ, लेकिन जाहिर है आप जब इस तरह का तल्ख फैसला कर रहे होते हैं, एक मुश्किल फैसला होता है, लेकिन उसको करने के लिए जाहिर है आपको ग्राउंड भी तैयार करना है, कुछ शवाहिद भी आने हैं, और सबसे अहम चीज़ है रायनामा हमवार करनी है। हम ये सोच रहे थे, ये समझ रहे थे। एक से रुक जाइए सर, एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड सर, बिकॉज जब हमारे मुल्क के स्टेट मिनिस्टर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इंटीरियर के कि आपके पीटीआई के तमाम तर अकाउंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ बयानियों की तरवीज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑर्गेनिक है नहीं, और ये तमाम तर जो अकाउंट्स हैं वो दुश्मन ममालिक से ऑपरेट हो रहे हैं, दिस इज अ प्रूफ, दिस इज अ स्टेटमेंट सर। सो एक तरफ आप एविडेंस की बात कर रहे हैं, इदारे ने भी बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एक बयानिया भी बनाना है या आपको अवाम, यानी कि दूसरे वाले में लैटर में आप फेल हो रहे हैं, अवाम को आप यकीन दिलाने में अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। आपने बिल्कुल बात ठीक की ही, नहीं कोई कमजोर, मैंने कहा कि रायनामा हमवार करनी होती है। रायनामा में हमारी काबीना के अपने लोग भी हैं, ये कैबिनेट ने फैसला करना है, मान नहीं रहे, फिर आईनी अदालत के पास जाना है। जहां तक आपने ये कही, जहां तक आपने ये बात कही, रायनामा तब हमवार सुन ले मेरी बात, यानी कि जब आपसे हो नहीं रही। अगली बात, आप मेरी बात मुकम्मल होनी देंगी तो आप मेरे मुंह में अगर अल्फाज डालेंगी बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। मुझे समझाइए रायनामा हमवार क्यों करनी पड़ रही है आपको? जो कुछ स्टेट मिनिस्टर और इंटीरियर ने कहा मनोन दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है, लेकिन आप ये याद रखें कि हम कोई फरीक नहीं है। रियासत एक माँ की तरह होती है और माँ का इतना बड़ा दिल होता है। ये हमने जो 2-3 साल तहरीक इंसाफ के अस्करी इक़दामात जो उन्होंने एक अस्करी विंग बनकर किए हैं, एक दहशतगर्दी तंजीम जो काम करती है वो किए हैं, ये बतौर माँ बर्दाश्त किए हैं। अगर ये काम कोई और करता तो कभी भी रियासत इस तरह बिहेव ना करती। आज भी अगर विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन पाबंदी लग सकती है, अच्छा, विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन गवर्नर आज सर आपको तो कानून अगर ये बर्दाश्त का मुजाहरा किया जा रहा है तो रियासत एक माँ देने वाले, अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया गया है और आपको यकीन है वो दहशतगर्द है, आप ढील देने वाले कौन हैं? कि हमारा आईन और कानून के मुताबिक एक्ट करें। ढील इसलिए दे रहे हैं जी मेहर बुखारी साहब, ढील इसलिए दे रहे हैं कि हमारा जाती इख्तलाफ नहीं है, हम जाती पार्टी नहीं है, हम इस वक्त रियासत के रूप में बैठे हुए हैं और रियासत हत्तुकुल विसा कोशिश करती है कि इंतहाई इकदाम से अवॉइड किया जाए। लेकिन जो कुछ तहरीक इंसाफ कर रही है, जिस तरीके से ये कफन की बातें सुनाते हैं, जिस तरीके से ये इस्लामाबाद में शारह दस्तूर पर आकर जो है जत्थों को लाने की बात करते हैं, उसके बाद अल्टीमेटली रियासत का जो बर्दाश्त का मादा खत्म हो जाता है। अदरवाइज पाबंदी लगाना सबसे आसान काम है। सबसे आसान काम क्या होता है? जी फैसल चौधरी साहब, रायनामा हमवार की जा रही है और आपको बड़ा सब्र से आपको बार बार मौका दिया जा रहा है, लेकिन अब मैं ना मानूं और अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारने का फन किसी को आता हो तो वो शायद आप ही की जमात है। अब क्या करना है सर, इस बंद गली से किस तरह निकलना है? मैं माँ जी से गुजारिश करूंगा कि बच्चों की भी बात सुन लें। गुजारिश ये है कि केपी की जो हुकूमत है वो इसी रियासत का हिस्सा है। रियासत जो होती है वो वफाकी सूबाई हुकूमतें और ऐसी अथॉरिटी होती है जो कि टैक्स लगा सके आर्टिकल 7 के तहत। जिसको ये रियासत कहते हैं वो रियासत नहीं होती, वो ज़ेली इदारे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो फिर ये एविडेंस आप 4 साल से हुकूमत में कमोबेश, तो आप क्या कर रहे हैं 4 साल से? आपने 9 मई को जो है वो पोलिटिसाइज़ किया, जो लोग वहाँ पे शामिल थे आपने उनको सज़ा नहीं दी जिनकी फुटेजेस थी। आपने इसको प्रेफर किया कि वो तमाम लोग जो एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते थे या हमदर्दी रखते थे उनको जो है 9 मई में भी डालें, उनको मारकुट के वहाँ से भगाएं भी। आपने 9 मई को अपने सियासी बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया। उसकी वजह यह है कि आपको अवामी पजीराई हासिल नहीं है। जिसको आप रायनामा कहते हैं वो अवामी राय होती है, जिसको आप रायनामा कहते हैं वो तो मखसूस लोगों की राय है। और वो तकरीबन सारे जो हैं वो बैन लगाने की जब भी होगी बात तो इसमें मिनो आन जो है वो करेंगे। लेकिन आप
को एक जो सियासी तारीख है वो भी तो एक उसका पता होना चाहिए ना। भुट्टो साहब ने नेशनल अवामी पार्टी जो कि अभी ANP है, अवामी नेशनल पार्टी, उसको बैन कराया था सुप्रीम कोर्ट से। आज तक उनकी सियासत तो ख़त्म नहीं हुई। इसी तरह से मुशर्रफ साहब ने पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब को ख़त्म करने की कोशिश की, नहीं हुए। ज़िया साहब ने भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी की फैसल, मुझे बताइएगा, आपको लग रहा है कि अभी तक इतना कुछ सामने आने के बावजूद भी अगर हुकूमत ने पॉलिसी नहीं दी या बैन नहीं किया या इकदाम लेने शुरू नहीं किए तो वाकई वो इसके ऊपर हिचकिचा रहे हैं? क्योंकि पॉलिसी तो बड़ी वाज़ेह है सर। देखिए मेहर, गुजारिश ये है कि क्या सामने आया है, ये तो इल्ज़ामात है ना। आप इल्ज़ामात लगाते हैं, इल्ज़ामात जो हैं वो प्रूफ भी करने पड़ते हैं। और ज़ाहिर है एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, पहली बात तो ये है कि अब मैं आपको अगर लीगली और टेक्निकली बात करूं, प्योरली इन द लीगल कॉन्टेक्स्ट, एक जमात जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है, जिसका इलेक्शन आप नहीं मान रहे, जिसके पास सिंबल नहीं है, वो इलेक्शन अपने नाम से कंटेस्ट नहीं कर सकती, उसको बैन क्या करेंगे आप? बैन के लिए तो एग्जिस्टेंस चाहिए होती है ना, कि आपको एग्जिस्ट कर रहे हो, कोई चीज़ जो है ऑन ग्राउंड। आपका ये मानना है कि ये टेक्निकल ग्लिचेस हैं, ये सिंसियरली आपको डेमोक्रेटिक फोल्ड में लाने के लिए नहीं रुके हुए? नहीं, बिल्कुल। अब इशू ये है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं और वो ABCD कोई और जमात का नाम रख लें, ठीक है। मुस्लिम लीग नवाज़ का नाम रखा था जब जतोई साहब से अलहदा हुए थे, मुस्लिम लीग जुनेजो साहब की जब अलहदा हुए थे तो PML नाम रख दिया। उस वक्त नवाज शरीफ साहब मकबूल थे, आज नहीं हैं। तो इमरान खान साहब जिसको मर्जी कर लेंगे। आपने 8 फरवरी 2024 को देख लिया, कोई हमारे पास निशान था। कहा जा रहा है इंटरनेशनली कि वो अपने सेल की मुसलसल निगरानी में दिन में 22 घंटे कैद तन्हाई में गुजार रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे कंफ्यूज हूँ वैसे हुज़ैफा, क्योंकि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नहीं गुजार रहे और सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं कि बिल्कुल गुजार रहे हैं। तो आई रियली एक्चुअली डोंट नो किसकी बात मानूं। वैसे तो आजकल वाडा साहब की बात ही माननी चाहिए, वो जो कहते हैं वही हो रहा होता है। तो ये इंटरनेशनली जो एक खबरों की लहर निकली है सर, उसका क्या करेंगे? राय आमा हमवार करने का आपने जिक्र किया था पहले जवाब में। बिल्कुल गलत है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ को इस वक्त भी 4 TV चैनल्स मुयस्सर हैं, उनको अखबारात दिए जाते हैं, 6 उन्हें बाकायदा कमरे दिए हुए हैं। उसमें ज़ाहिर है एक में उनका जिम है, एक में उनका रूम है, उसके अलावा 2 मुशक्कती उनके पास हैं। बेगम से वो वंस इन अ वीक मिलते हैं। अगर गलत है तो सर आप दूध का दूध पानी का पानी करा दीजिए। राना सनाउल्लाह साहब ने भी ऑफर किया, PTI तो अपनी फहरिस्त तैयार करके बैठ गई वुकला की और पार्लियामेंटेरियंस की। राना साहब ने कहा ये मैं कैसे कर सकता हूँ, वरना डेलीगेशन जाके दिखाना था कि जो सहूलियात फराम की गई हैं। मगर अब मसला ये है कि सर योर वर्ड अगेंस्ट देयर वर्ड। अब सच क्या है, ना आप सहाफ़ी को जाने देते हैं, ना आप किसी इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट को भेज दें। बानी तहरीक इंसाफ के सेल हवादार भी है, उसके सामने सहन भी है, धूप भी निकलती है। वो जो जेल मैनुअल के तहत बाकी कैदी जिस तरह वॉक करते हैं, वो बाकायदा उससे ज़्यादा ही वॉक करते हैं, कम नहीं करते। ये बिल्कुल गलत बयानी पे मबनी एक रिपोर्ट जानबूझ के प्लांटेड खबर शाये की गई है, जिसका मतलब ये है या मकसद ये है कि आप हुकूमत पाकिस्तान को मलाइन करें, आप जेल इंतज़ामिया को मलाइन करें। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो कहा गया कि 10 बंदे हेपेटाइटिस से मर गए, उसकी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट दिखाए ना। कम अज़ कम आप जेल के रिकॉर्ड में राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आज आप अप्लाई कर दें, आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी कि सूबे में हेपेटाइटिस से लोग कितने बंदे मरे हैं और रावलपिंडी की जेल में कितने मरे और लखपत जेल में कितने मरे हैं। ये बिल्कुल कौन प्लान करा रहा है सर? ये मुदाखलत की हम बात करें, भाई उनकी एक्सेस है ना, आपके भी तो बच्चे, आपके भी बच्चे तो पहुंच गए थे ना, बिल क्लिंटन के पास गए थे, मैं को ये बात जब मुशर्रफ साहब से डील स्ट्राइक करने के लिए गए थे, या तहरीक इंसाफ मरियम बीबी भी गई थी, वो भी गई थी। अच्छा, बात यह है कि महर इसलिए कि थर्ड पार्टी रिपोर्ट है। अब मैं आपको इसका हल भी बता देता हूँ। देखें ना, हुज़ैफा साहब जो हैं वो बात भी नहीं करने दे रहे। ये जो इंसानी हकूक़ की पार्लिमानी कमेटी होती है ना जी, उसको ये प्रिविलेज हासिल है कि वो किसी टाइम पे जाके जेल का दौरा कर ले। जो पार्लिमान की कमेटी होती है उसमें मुख्तलिफ मेंबर्स होते हैं। आप इंसानी हकूक़ की जो कमेटी है आपके अपने मेंबरान की वो भेजें, क्योंकि जेल विज़िट होते रहते हैं। जेल ज़ाहिर है उसमें इम्प्रूवमेंट्स में कुछ जेल की अपनी भी कमेटीज़ होती हैं, वो भी जाते हैं। उसमें कुछ प्राइवेट लोग भी होते हैं सारे, वो जाके इमरान खान साहब से पूछें। और उस वक़्त मुझे याद है मैं साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब थे चेयरमैन, और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं हुई थी। तो अब तो वो हैं नहीं, अब तो आपके अपने लोग हैं, जाके भेज दें।
और साथ में 2-3 जो हैं वो जर्नलिस्ट भेज दें, और वहाँ पे हर महीने सेशन जज सब जाते हैं, उनके साथ बंदे भेज दें। आपको ये भी बता दूँ कि ये पिछले साल भी कोशिश हुई थी। अक्टूबर 2024 में ये जब 26वीं तरमीम थी, तो उसके बाद मैंने पटिशन फ़ाइल की और एजाज़ इसाक साहब ने भेजा था वहाँ पे मेरी पटिशन पे, और साथ में 2 और बंदे गए थे। तो वहाँ पे भी इमरान खान साहब को पहली दफ़ा मैंने बीएड में देखा, तो उन्होंने कहा जी कि ये 5-6 दिन, इफ़ यू रिमेंबर, कि उनकी सेल की लाइट ऑफ कर दी गई थी, उनको बाहर एक्सरसाइज मशीनें ले ली गई थी, और उनको रिफ्लेक्स होते हैं ज़रा, क्योंकि वो बहुत उस एज में वॉक करनी पड़ती है वो खाना के लिए, दैट्स वाई ही वॉक्स अ लॉट, और फिर सारी उम्र। तो ये जो बात हरबे बार बार इस्तेमाल कर रही है हुकूमत, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। इमरान खान जो हैं वो नहीं इसमें टूटने वाले। और ये आज एक AI जनरेटेड, जो कि गूगल की है, इसे बनाई गई एक इमरान खान साहब की पुशअप्स, वो अलीमा खानम कह रही है पुरानी है मगर सही तस्वीर है वो। नहीं, अलीमा बीबी को नहीं पता, ऐसे वो तस्वीर सही नहीं है। वो ये जो कपड़े हैं ये तो इमरान खान साहब अक्सर पहनते रहते हैं। ये जो उनका अटायर है ना जी, ये इस गियर में वो रहते हैं, वो स्पोर्ट्स गियर ही ज़्यादा पहनते हैं एक्सरसाइज करके अक्सर। हम इन कोट में, ख़ासकर गर्मियों में, ये जो टेम्परेचर की आप बात कर रही हैं ना जी, ये इसलिए होता है कि वो सेल है 6x8 का, कंक्रीट का सेल है, और उसके ऊपर कोई चीज़ है नहीं, और वो गर्मियों में जो है वो बिल्कुल ऐसे तंदूर की तरह गर्म हो जाता है। ये तो मुझे खान साहब ने खुद बात बताई थी कि वो जो गर्मियों में इस तरह से हो जाता है। और ये जो कह रहे हैं कि 6 कमरे दिए हुए, मुशक्ति दिए हुए, ये दिए हुए हैं, वो दिए हुए, तो अच्छी बात है। आप एक दफ़ा जो है, जैसे आपने कहा कि ब्लफ कॉल कर दें, आप उनको भेज दें, बल्कि कल उनकी मीटिंग है फैमिली की, और उनकी जी हुज़ैफा कल मीटिंग कराएंगे आप लोग बहनों से, उन्होंने दावा किया वो कल फिर जाएंगी। क्या पाकिस्तान में कोई और ऐसा एक कैदी भी है जिसको 6 सेल दिए हुए हों, जिसको जॉगिंग मशीनें दी हुई हों, जिसको एक्सरसाइज का सामान दिया हुआ हो, जिसको 4 अखबारात और 4 चैनल अलावा हों, जिसको 2 मुशक्कती दिए हुए हों, जिसको हफ्ते में 1 दिन एक्सक्लूसिव उसकी बेगम से मुलाकात की जो है वो मुझे मुकम्मल करने दें जी, बेगम से 1 दिन मुलाकात कराई जाती हो। जी। दूसरी बात ये है कि ये सारी चीज़ें तो तब होती, लास्ट वीक अगर इनकी बहन की मुलाकात ना कराते, उस मुलाकात का आपने हमें क्या समर दिया? आपने जो लुग़वियात अपने ट्विटर हैंडल के जरिए पोस्ट करवाई, क्या किसी सियासतदान का ये स्टाइल होता है? आपकी बहन ने जो गुफ्तगू की, आपकी बहन ने ये तो आगे बताया नहीं कि वो कैद तन्हाई में है, या ये सारी चीज़ें जो फैसल चौधरी साहब जो है वो चीज़ें भी बता रहे हैं, जो बानी तहरीक इंसाफ खुद भी अपना मुकदमा इस अंदाज में नहीं लड़ सकते। इन्होंने बिला वजह जो है इतनी चीज़ें उनके हक में डालने की कोशिश की है, क्योंकि उनकी बहन मुतमईन होकर आई थी। अगर बहन ये देख कर आए कि मेरा भाई कैद तन्हाई में है, मुझे मुकम्मल करने दें। अगर बहन ये देख के आए कि मेरा भाई कैद तन्हाई में है, या मेरा भाई साइकोलॉजिकल टूट रहा है, तो बहन आके बाहर सियासी बयानियां नहीं बनाती। बहन ये नहीं करती कि मैं पहले अपनी बाकी बहनों से मशवरा करूंगी, फिर इतना बड़ा ट्विटर हैंडल पे जो है ट्वीट जारी करूंगी, इंडियन चैनल्स पर जाऊंगी। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, बानी तहरीक इंसाफ को कोई कैद तन्हाई में नहीं रखा गया, कोई उनके बुनियादी इंसानी हकूक सल्ब नहीं किए गए। आप क्विकली दोनों से पहले हुज़ैफा आपसे कि ये जो इमरान खान के साथ जो इंटरनेशनली ये वसवसे पैदा हो रहे हैं कि जो सलूक है उनके साथ जो रवा रखा जा रहा है, या जो आप कह रहे हैं कि सारा कुछ गलत है, लेकिन अगर जब वो कहते हैं तशद्दुद या गैर इंसानी हतकमेज़ सलूक के ज़ुमरे में अगर ये आता है, जो हालात हैं वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मेयारात के मुताबिक यकीनी बनाए जाएँ, तो आप इसका हल क्या तलाश कर रहे हैं? मुझे ये समझा दें। अगर बहनों को छोड़ दें, देखिए ये हम मुशावरत करेंगे। अगर हमें दौरा कराना पड़ा तो हमें कोई किसी चीज का खौफ डर नहीं है, हम दौरा भी करा देंगे, पूरे अडियाला का दौरा भी करा देंगे कि अडियाला में कैदियों के साथ कोई गैर इंसानी सकूक जो है वो नहीं बरता जाता। ठीक है। और आपसे फैसल मुख्तसरन, इमरान खान की ट्वीट्स को रीट्वीट तो आप करेंगे नहीं, ना करते हैं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आप उनसे अग्री नहीं करते, और आप अकेले नहीं है, बहुत से आपके तहरीक इंसाफ के लोग ऐसे हैं। तो बसूरत दीगर अब ये जो एक खला पैदा हो रहा है, जो अंदर से नजरिया आ रहा है और जो बाहर की हकीकतें और मानना है, उसको कैसे पुर किया जाएगा? और इसके एन बीच जब सुहेल अफरीदी गंडापुर साहब की डिक्शनरी से कफन बांधने और इस्लामाबाद आने की बातें करते हैं, उसको आप किस तनाजुर में देख रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं? मैंने फैसला किया जब पीटीआई की लीडरशिप रीट्वीट करेगी, तो पहले तो हम करते थे, तो फिर इन्होंने जो है ये खुद तो रीट्वीट करते नहीं हैं, तो मैंने कहा चले मैं भी फॉलो कर लूँगा उनको। जब वो करेंगे, जब जनरल सेक्रेटरी करेगा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी करेगा, बाकी करेंगे तो मैं भी कर लूँगा। और ये जो ट्वीट्स हैं ये यहाँ से वेट होके जाते हैं, बाय द वे,
ये भी मैं आपको बता दूं। ये बाहर वालों गरीबों को, हमें सोशल मीडिया के लड़कों को टारगेट ना करें। ये यहाँ से वेट होके जाते हैं और वो सिर्फ पोस्ट कहीं से होते हैं, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है। मगर आप कह रहे हैं जो रीट्वीट नहीं कर रहे वही वेट कर रहे हैं वैसे। हाँ, भेजते वही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के मशहूर साहिल बॉन्डाई बीच पर यहूदी त्यौहार के दौरान होने वाली हौलनाक फायरिंग के वाक़ये में अब तक 12 अफराद हलाक और 26 से जायद जख्मी हो चुके हैं, जबकि हमलावरों की शनाख्त साजिद अकरम और नवीद अकरम के नामों से हुई है। हमलावर बाप और बेटा थे। हमलावर बाप पुलिस कार्रवाई के नतीजे में मार दिया गया है, जबकि बेटे को शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वाक़ये के बाद आज ऑस्ट्रेलिया में यौम सोग मनाया जा रहा है। दोनों हमलावरों की शनाख्त से मुतालिक अभी तक मुकम्मल तफसीलात और मालूमात सामने नहीं आई। अलबत्ता BBC के मुताबिक जब ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दाखिला टोनी बर्ग से यह पूछा गया कि हमलावरों का ताल्लुक किस मुल्क से था, तो उनका कहना था कि इस मरहले पर न्यू साउथ वेल्स पुलिस इस तहकीकात की सरबराही कर रही है। अभी तक मुझे सिर्फ वीजा की तारीख पर बात करने की इजाजत मिली है कि जो मैंने आपसे शेयर कर ली है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने हुक्काम का हवाला देते हुए यह बताया कि नवीद और साजिद अकरम किसी दूसरे मुल्क से थे। साजिद अकरम की उम्र 50 साल जबकि बेटे नवीद अकरम की उम्र 24 साल बताई गई है। 50 साल साजिद अकरम 1998 में बैरून मुल्क से स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था, जबकि 24 साल उसका बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया का पैदाइशी शहरी था। ऑस्ट्रेलवी नशरियाती इदारे ABC ने नवीद अकरम से मुतालिक ऑस्ट्रेलवी इंटेलिजेंस इदारे का हवाला देते हुए मालूमात शेयर की हैं और इस मालूमात के मुताबिक 6 साल कबल नवीद अकरम के सिडनी में दौलत इस्लामिया के एक सेल से ताल्लुक का जायजा भी लिया गया था। ABC के मुताबिक रियासत और वफाकी एजेंसियों पर मुश्तमिल एक मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी टीम को यह मालूम हुआ था कि हमलावर ने नाम नेहाद दौलत इस्लामिया से अपनी वफादारी जाहिर की। नाज़रीन, सिडनी में होने वाले इस हौलनाक वाक़ये के बाद जहां एक जाने मुसलमानों को निशाना बनाया गया, वहीं दूसरी तरफ इस वाक़ये में मुलव्विस अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की भी कोशिश की गई और ये कोशिश किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय मीडिया ने शुरू की। पहले भारतीय मीडिया और फिर भारतीय सोशल मीडिया पर यह पूरी कैंपेन शुरू की गई और चूंकि ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने इब्तदाई तौर पर हमलावरों के नाम और तफसीलात शेयर नहीं की थी, तो ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने अपने तौर पर तहकीकात करते हुए एक हमलावर का नाम नवीद अकरम बताया और जैसे ही नवीद अकरम का नाम ऑस्ट्रेलियाई मीडिया पर नशर होना शुरू हुआ, भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान की तस्वीर शेयर करना शुरू कर दी कि जिसने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जर्सी पहन रखी थी और पता चलने पर यह मालूम हुआ कि इस नौजवान का नाम शेख नवीद था। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाकिस्तान के खिलाफ इस नौजवान की तस्वीर को लेकर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि शेख नवीद बॉन्डाई बीच हमले में मुलव्विस है और फिर इसका ताल्लुक पाकिस्तानी शहर लाहौर से भी बताया गया। भारत के अलावा इजरायली अखबारात और अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर कैंपेन शुरू कर दी। हर गुजरते लम्हे ये कैंपेन इतनी खतरनाक होती चली गई नाजरीन कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इसकी फैक्ट चेकिंग शुरू कर दी और सबसे पहले पाकिस्तानी सियासतदान जान अचकज़ई ने फैक्ट चेक करते हुए ये बताया कि जिस हमलावर को नवीद से मिलाया जा रहा है उसकी और हमलावर की जिसामत बिल्कुल फर्क है। कैंपेन में मजीद शिद्दत आई तो शेख नवीद के जिनका इस वाक़ये से कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने एक वीडियो में यह बताया कि वो बिल्कुल मासूम है। जिस अंदाज में मेरी तस्वीर शेयर की जा रही हैं, इसके नताइज ना सिर्फ खतरनाक हो सकते हैं बल्कि मेरी जान भी खतरे में पड़ सकती है। भारत, इजराइल और अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स ने बिलखसूस भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स इस नफरत अंगेज कैंपेन में सबसे आगे रहे, जिन्होंने एक मासूम पाकिस्तानी की जिंदगी खतरे में डाली। मगर साथ ही अब ये बात सामने आ रही है कि हमला आवर भारतीय निजात थे। ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन चैनल 9 न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए एक हमलावर के दोस्त ने यह बताया है कि शूटर का वालिद भारतीय और मां अतालवी है। अब जहां एक तरफ पाकिस्तान और इस्लाम का नाम लेकर भारतीय, इजरायली और अफगान सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज कैंपेन चली, वहीं दूसरी जानिब बॉन्डाई बीच पर एक बहादुर शहरी की वीडियो भी सामने आई है कि जो हौलनाक फायरिंग के दौरान हमलावर को काबू करने की कोशिश करता है और फिर इस कोशिश में उसे भी 2 गोलियां लग जाती हैं। BBC ने वीडियो फुटेज वेरीफाई करते हुए ये लिखा है कि जिस वक्त सिडनी में एक हमला आवर निहत्थे लोगों पर डायरेक्ट फायरिंग कर रहा था, ऐन उस वक्त हमला आवर के अकब से एक शख्स निकला और उसने हमला आवर को दबोचने की कोशिश की। BBC ने इस शख्स की शनाख्त
34 साला अहमद अल हमद के नाम से की है। बीबीसी के मुताबिक अहमद अल हमद फायरिंग करने वाले हमलावर की जानिब दौड़ते हैं और उससे असलहा छीन लेते हैं। बंदूक का रुख खुद हमलावर की तरफ भी कर देते हैं और फिर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। अहमद अल हमद से मुतालिक बीबीसी ने यह लिखा है कि ये पेशे के लिहाज से फ्रूट शॉप के मालिक और 2 बच्चियों के वालिद हैं और इस वक्त हस्पताल में जेरे इलाज हैं। उनके खानदान के मुताबिक अहमद के बाजू और हाथ में गोलियां लगी हैं कि जिनके बायस उनकी सर्जरी की गई है। इंसानी जानें बचाने के वाक़े की वीडियो सामने आने के बाद न्यू साउथ वेल्स के वजीर आला क्रिस्टोफर जॉन मिन्स ने अहमद अल हमद की जुर्रत को सराहते हुए कहा है कि उनकी बहादुरी के बायस कई लोग आज जिंदा हैं। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने भी ये कहा है कि आज हमने ये देखा कि किस तरह आम शहरी खतरे की तरफ बढ़कर दूसरों की जानें बचाते हैं। अहमद अल हमद हमारे हीरो हैं। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी व्हाइट हाउस में खिताब के दौरान अहमद अल हमद की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा है कि अहमद अल हमद एक बहादुर तरीन इंसान है और ऐसे अफराद हकीकी हीरोज होते हैं कि जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों को बचाते हैं। अहमद की बहादुरी पर मारूफ अमरीकी सरमायाकार और हेज फंड कंपनी पर्शिंग स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट के बानी बिल एक्मन ने अहमद को बहादुर हीरो करार देते हुए ऐलान किया है कि उनकी कंपनी ऐसे शहरियों के लिए इनामी प्रोग्राम शुरू करने जा रही है कि जो इस नौइयत की जुर्रतमंदाना करेजियस कार्रवाइयां सर अंजाम देते हैं। जबकि अहमद के लिए कायम की गई गो फंड मी मुहिम में सबसे बड़ी रकम भी बिल एक्मन की जानिब से ही दी गई है और ये रकम $99,999 है। जबकि मजमूई तौर पर अब तक अहमद के लिए तकरीबन $10 लाख जमा हो चुके हैं। सिडनी वाक़े से नाजरीन एक बात तो साबित हो गई, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं। इस वाक़े में भी अगर एक जाने मासूम लोगों को कत्ल करने वाला हमलावर मुसलमान था तो दूसरी तरफ मासूम लोगों की जिंदगियां बचाने वाला अहमद भी एक मुसलमान ही था। आज के लिए इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।